नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज हमारे साथ हैं मोहम्मद रियाज़, प्रोफेसर मोहम्मद रियाज़, जो आलिया यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। और उनकी दूसरी तारीफ़ ये है कि ये जर्नलिस्ट भी हैं। और मैं ये मानता हूँ कि जर्नलिज़्म कभी ख़त्म नहीं होता। जिनके एक बार जर्नलिज़्म से आप जुड़ गए तो वो हमेशा आप जुड़े रहते हैं। तो रियाज़ साहब जर्नलिस्ट भी हैं, जैसे इससे पहले के हमारे मेहमान भी जर्नलिस्ट हैं और रियाज़ साहब भी जर्नलिस्ट हैं। और अब उनसे हम ये जानना चाहेंगे, वो काफ़ी कुछ लिखते रहते हैं अपने सोशल मीडिया में भी और कॉलम के ज़रिए से भी, और बंगाल के मुसलमानों के जो अब के जो सामाजिक और पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उस पर भी बहुत सारे तबसरे उनके आते रहते हैं। तो मैं उनसे ये जानने की कोशिश करूँगा कि बंगाल का जो इलेक्शन है वो बहुत हिस्टोरिक माना जा रहा है, और उसमें मुसलमानों के यहाँ पे, या आप उनको इन जनरल माइनॉरिटीज़ भी कह सकते हैं, माइनॉरिटीज़ के लिए क्या चैलेंजेस हैं उनके लिए, और उनको किस हिसाब से अपने डिसीज़न के लिए, मतलब वोट कहाँ पे दें, उनके लिए करना चाहिए, ये रियाज़ साहब से समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाहनवाज भाई, मुझे इनवाइट करने के लिए। ये जो 2026 का जो असेंबली इलेक्शन है वेस्ट बंगाल में, ये खुद में बहुत इम्पॉर्टेंट, जैसा आपने बताया, इलेक्शन है। उसकी दो ख़ास वजह है। पहला तो ये है कि ममता बनर्जी 15 साल से यहाँ पावर में है, और ये अगर वो जीतती हैं तो ये टीएमसी के लिए 4th टर्म होगा, उनके लिए भी। और दूसरी बात है कि 2021 में भी कुछ इस तरीके की हालात बन गए थे, और इस बार उससे और ज़्यादा जो हालात बन गए हैं कि जो नंबर 1 अपोजिशन पार्टी है अभी, वो बीजेपी बन गई है। तो मगरिबी बंगाल की जो अपनी जो यहाँ के जो डेमोग्राफी है और जो इसके अपने ये हैं जो यहाँ की डायनामिक्स है, वहाँ पे मुझे जो पर्सनली लगता है कि बीजेपी की अगर सरकार यहाँ बनती है तो वो स्टेट के लिए बहुत बेहतर नहीं होगा, और ख़ासकर अक़लियत जो जैसा आपने बोला मुसलमानों को के लिए ख़ास कर उनके लिए अच्छा नहीं होगा। और उसके सीधे सीधे रीज़न्स हैं, चाहे वो सीए हो या ऐसे ही जनरल उनकी जो पॉलिटिकल जो बीजेपी की जो राइज़ है वो मुसलमानों के मार्जिनलाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है। उनकी पूरी पॉलिटिक्स जो है वो एंटी मुस्लिम रिटोरिक पे चलती है। सीए बिल के वक्त में भी आपने देखा कि कैसे जो बिल लाया गया वो उसमें एक तरह से मुसलमानों को ही बाहर रखने की बात की गई थी। और जब सीए के लिए जब कैंपेन हो रहा था तो तभी आपको याद होगा कि तब जो बीजेपी के प्रेसिडेंट थे और आज के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने बोला था आप क्रोनोलॉजी समझिए। और सीए और एनआरसी और इसकी बात जो उन्होंने क्रोनोलॉजी समझाने की जो कोशिश की थी, और मेरे नज़र में मैंने इस पर कई बार लिखता रहा हूँ, बोलता रहा हूँ कि जो एसआईआर है वो एक तरीके जो बंगाल में जो खासकर एसआईआर हुआ है वो और कुछ नहीं, एक तरह से बैकडोर एनआरसी ही है। तो वो जो क्रोनोलॉजी समझाने की कोशिश करते थे, ये वही क्रोनोलॉजी का हिस्सा है, और जो कि मुस्लिम के लिए आपने देखा कि जो अच्छे खासे जो नंबर्स जो डिलीट हुए मुसलमानों के, जो लोगों के डिलीट हुए बंगाल में, उसमें सब कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन उसमें जो वास्ट मेजॉरिटी जो है वो मुसलमान ही हैं। और ऐसे लोग जिनको जो 3, 4, 5, 10 जनरेशन के भी अपने 200 साल के बता सकते हैं कि मेरे दादा मेरे परदादा यहाँ थे, और उनके लोगों के भी नाम डिलीट किए गए हैं, कुछ माइनर स्पेलिंग एरर या नाम में कुछ इस तरह से। तो ये एक तो एसआईआर की बात है, और दूसरी है कि अगर के टीएमसी नहीं जीत पाती है, अगर टीएमसी हारती है तो दूसरा कौन? यहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी, या सीपीएम या लेफ्ट की गवर्नमेंट नहीं बनेगी, या आईएसएफ या एमआईएम या और किसी दीगर पार्टी की नहीं बनेगी। वो सरकार जो मेन अपोजिशन है वो बीजेपी है। अगर टीएमसी हारती है मतलब बीजेपी जीतती है। तो यहाँ पे जो एक कुछ हद तक एक एंटी इनकम्बेंसी एक हम देखते हैं, जो कि नेचुरल है। 15 साल में किसी भी सरकार से हर कोई खुश नहीं होगा, लेकिन जो लार्जर ऑब्जेक्टिव है वो हमें देखने की ज़रूरत है कि टीएमसी एक बार हार जाए तो अच्छा है। ये वाले नैरेटिव मैंने कुछ मुसलमानों के बीच में भी सुने हैं, खासकर जो डिफरेंट पार्टी के सपोर्टर्स हैं उनके बीच में, या कुछ इंटेलेक्चुअल के बीच में, कि ममता बनर्जी की या टीएमसी की बहुत ज़्यादा मतलब एरोगेंस है, या इस तरह की चीज़ें उनका जो इल्ज़ाम लगता रहता है कई बार। तो लेकिन है कि टीएमसी तो सिर्फ हारेगी नहीं, टीएमसी अगर हार गई तो बीजेपी की सरकार बनेगी, और वो फिर मुसलमानों के लिए आप ममता बनर्जी को सबक सिखाने के चक्कर में कहीं आपको बहुत सारे सबक ना सीखने पड़े, ये भी मुसलमानों को मुझे लगता है कि ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो उस हिसाब से ये इलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जी,
और मैं आपसे चूँकि बात कर रहा हूँ इसलिए मैं इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में देखने समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आज मैं हमारे ग्रुप फेसबुक पे एक दोस्त हैं कुशल देवनाथ का नाम चूँकि इसलिए है कि उस नाम से एक कैंडिडेट भी खड़ी है तो उनका आज एक ऑब्जर्वेशन था और मैं इस हवाले से बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि उनका जो पोस्ट था वो इन्फिल्ट्रेटर का जो एक कॉन्सेप्ट है उसको बहुत अच्छे से डिबंक कर रहा है। और वो कह रहे हैं, बंगला में लिख करके वो कह रहे हैं कि ये बंगाल में हाल के दिनों में देखा गया कि बहुत सारे हिंदी स्पीकिंग लोग आए हैं, सेटल हुए हैं, और मेरे हिसाब से वो रियल घुसपैठिया की स्टोरी है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। और आप देश में कहीं भी जा सकते हैं, दैट इज़ ओके, पर अगर उसमें कोई पीछे से कोई एक इंस्टीट्यूशनलाइज वे में कोई कोशिश की जा रही है और डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं, तो वो देखने की ज़रूरत है, ना कि जो जिस घुसपैठिया की तरफ हम लोग इशारा करते हैं। और अब जाकर इलेक्शन के इतने नज़दीक कुछ लोगों ने इस बात का जिक्र किया है, ओपनली एक्सेप्ट किया है कि एक बहुत बड़ा इशू, और उसमें कई सारे बंगाली कम्युनिटी के लोगों का कमेंट आ रहा था। तो मेरा लार्जर कंसर्न ये है कि यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम लोग नहीं बल्कि एंटी बीजेपी जो वोट है, एंटी बीजेपी वोट आज देश में वो लोग हैं जो देश से मोहब्बत करते हैं, पेट्रियोटिज़म उनके खून में है, और वो अब बीजेपी को मौका दिया उन्होंने। कई देश में, कई राज्यों में बीजेपी हुकूमत कर रही है, गुजरात में तो 30 साल हो जाएंगे, और यहाँ पे देश भी 12 साल चलाने को दिया गया है बीजेपी को। तो इतने दिनों के बाद जो लोगों को अब समझ में आ रही है बीजेपी के बारे में, तो क्या उन लोगों को भी अपने वोट का फिक्र नहीं करना चाहिए? बंगाली इंटेलिजेंसिया जो है और जो एंटी मतलब जो बीजेपी को समझ पा रहे हैं अच्छे से, उनको भी अपने वोट की फिक्र नहीं करनी चाहिए कि अगर कोई डेमोग्राफी का मामला है तो रियल डेमोग्राफी के चैलेंजेस क्या हैं, या फिर जो है बीजेपी आएगी तो उनके लिए भी कितना बड़ा दिक्कत है? देखिए, आपने जो कहा यहाँ पे दो बातें हैं। पहली तो ये जो आपने कहा घुसपैठिया, एक तो इंडिया, एक जो यूनियन एक जो है इंडिया, वहाँ पे हर किसी को राइट है कहीं भी किसी स्टेट में जाके रहने का, और इसमें कोई मुझे पर्सनली बहुत गलत नहीं। मेरी फैमिली खुद जो है वो उनके रूट्स जो है वो बिहार में है, और दादा के वक्त से ही हमारी फैमिली यहाँ रहती है काम में, और तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो बिहार, उड़ीसा, हिंदी स्पीकिंग भी होंगे, उर्दू स्पीकिंग होंगे, और उसमें मुझे पर्सनली ये नहीं लगता। लेकिन आप जिसकी तरफ पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा देखा गया है कि कुछ लोगों को शायद इलेक्शन डायनामिक्स चेंज करने के लिए वोटर इसको चेंज, एक तरफ तो SIR में कई सारे डिलीशन हुए, दूसरी तरफ सडनली 7 लाख न्यू एडिशन हुए फॉर्म 6 से। ये 7 लाख लोग कौन हैं, कहाँ से, ये क्या वो जो SIR में डिलीटेड हुए वो लोग हैं, या ये नए लोग कहीं से आए हैं? इस तरह के इल्ज़ाम कई बार लगते आए हैं, सिर्फ बंगाल में नहीं दूसरे स्टेट्स में भी, कि इलेक्शन के जस्ट पहले बिहार, यूपी से खासकर जो लोग हैं उनको ट्रेन भर भर के लाया जाता है। यहाँ भी कई जगह इस तरह के सोशल मीडिया पे रिपोर्ट्स है कि शॉर्टलेट में या दूसरे जगह जो है दूसरे स्टेट के लोगों को पकड़ा जा रहा है। तो ये है कि ये क्या कहीं एक नंबर, एक तरफ आप कई लाख लोगों को SIR में डिलीट कर रहे हो जो यहाँ के जेन्युइन सिटीजन्स है, वहीं पे आप जो क्या कुछ हज़ार या कुछ लाख हर सीट पे ला कर आप क्या उसके वोटिंग माइक्रो लेवल पे आप इलेक्शन को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो। ये एक डर और ख़तरा तो है ही, ये एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा जो आपका सवाल था, जो बंगाली क्या नहीं समझ रहे, कुछ चीज़ें जैसे 15 साल से एक सरकार है और जो बंगाली दूसरे स्टेट्स में जाके काम करते हैं या एक नेचुरल नहीं भी काम करते, इसी स्टेट में रहते हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी होगी थोड़ी, ये इसको डिनाई नहीं कर सकते। कोई भी सरकार कहीं भी काम करेगी तो एंटी इनकम्बेंसी धीरे धीरे होती है, तो कोई भी सरकार हर किसी को खुश नहीं रख सकती। लेकिन जो आपने जिसकी तरफ हिंट करने की कोशिश करी कि ये हमें सोचने की ज़रूरत है कि इसका असर क्या होगा, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा। ये सिर्फ ममता बनर्जी को हराने की बात नहीं है, ये या TMC को हराने की बात नहीं है। ये बंगाली, ये हम ये भी जानते हैं कि जो बीजेपी पार्टी है वो किस तरीके से, भले ही रीजनल पार्टी रीजनल आइडेंटिटी की बात कर रही हो, आपने देखा बंगाल में मछली लेके कई सारे बीजेपी के नेता घूम रहे हैं हाथों में, लेकिन जब वो पावर में आएंगे तो क्या वो बंगाल की जो बेसिक आइडेंटिटी है क्या उसको क्वेश्चन नहीं करेंगे? क्या उसमें फ्रिक्शंस नहीं होगा? मुझे लगता है होगा, लेकिन ये कहीं पे देखिए प्रायोरिटीज़ की भी बात होती है। एक तबका जो है जो फियर
मुसलमान या अक़लियत को बीजेपी को लेकर है, वो फियर शायद मेजॉरिटी कम्युनिटी में उस तरीके से ना हो जो बंगाल में मैंने कल ही एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया था, उसमें मैंने इस बात को हाईलाइट करने की कोशिश की थी कि आपको याद होगा 2021 में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नो वोट बीजेपी कैंपेन चला था। इस बार इस तरह की कोई स्ट्रॉन्ग कैंपेन स्पेशली फ्रॉम दी बंगाली मेजॉरिटी कम्युनिटी के साइड से, उनके जो लिबरल तबका जो है वहाँ से हमें देखने को नहीं मिला है। कुछ छोटे लेवल पे कुछ इस तरह के मूवमेंट भले हों, लेकिन जिस लेवल पे लास्ट टाइम हुआ था वो नहीं मिला। और ये मेरे लिए एक कंसर्न की बात है कि पर्सनली मेरे लिए कंसर्न है की बात है कि ये टीएमसी को हराना एक ज़्यादा बड़ा मकसद बन गया है। और यहाँ पे मैं लेफ़्ट पार्टीज़ के जो सपोर्टर्स हैं या कांग्रेस के भी जो कुछ सपोर्टर्स हैं उनको भी ये कहूँगा कि एक तरफ तो ये सब इंडिया अलायंस की बात करते हैं, नेशनल लेवल पे साथ में आने की बात करते हैं, बट अभी उनके लिए ऐसा लग रहा है कि बंगाल में जैसे टीएमसी को हराना ही सबसे बड़ा, सबसे इम्पॉर्टेंट एक ऑब्जेक्टिव बन गया है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो लेफ़्ट पार्टीज़ हो या दूसरी भी पार्टीज़ हो। और जो मेरा मेन कंसर्न है स्पेशली जो दूसरे अपोजिशन पार्टीज़ हैं कि ऐसा लग रहा है कि सीपीएम भी कुछ हद तक, पर कांग्रेस तो सही में, उसके अलावा जो दूसरी पार्टी हैं, चाहे वो हुमायूं कबीर हो, चाहे एमआईएम हो, चाहे आईएसएफ हो, सब के सब जो है वो मुस्लिम जो मेजॉरिटी एरियाज़ है, चाहे कलकत्ता के पास मटिया बुरुज हो, चाहे मालदा या मुर्शिदाबाद हो, उत्तर दिनाजपुर हो, ऐसा लग रहा है कि यही जो मुस्लिम डोमिनेटेड जो सीट्स है वहीं पे अपोजिशन को अपनी साख बचाने की जगह है, उनको और कोई सीट नहीं मिली। जो मेरा कंसर्न है, ऐसी कोई बात नहीं है, कांग्रेस अगर मालदा में अच्छा करती है तो मुझे पर्सनली कोई वो नहीं है, लेकिन जो एक कंसर्न है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस बाय अदर पार्टीज़, ये जो जिस तरह से कांग्रेस या दूसरे पार्टी जो कैंपेन कर रहे हैं, वो एंड ऑफ द डे मुस्लिम वोट का डिवीज़न का जो कंसर्न है कि मुस्लिम की वोट अगर बढ़ते हैं तो इसका सीधा फ़ायदा जो है वो बीजेपी को मिलेगा। तो वहाँ पे मुझे लगता है फ़ेज़ 1 का इलेक्शन तो ऑलरेडी हो चुका है, फ़ेज़ 2 में जो भी इस तरह की सीट है वहाँ पे लोगों को केयरफुल होकर वोट करने की ज़रूरत है, सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि हर कम्युनिटी को जो है इसको ध्यान में रख के वोट करने की ज़रूरत है। यही जी, ख़ास करके तब जब इस बार जो सेकंड फेज़ में पोल होंगे उसमें जो सीटों पे पिछले बार जो जीतने का मार्जिन था टीएमसी का, उनका कम है। मतलब पहले एक तो मार्जिन कम है और वहाँ पे फिर एसआईआर का भी, तो एक तरफ तो ऑब्वियसली 5 सालों में बीजेपी जिस तरीके से खुद सिर्फ पार्टी नहीं, पार्टी के अलावा सेंट्रल एजेंसीज हो, स्पेशली ईडी के रेड अभी भी चल रहे हैं, मतलब अभी भी वो कहीं रेड कर रहे हैं या किसी को पूछताछ कर रहे हैं, और दूसरे जो सेंट्रल एजेंसीज है, तो सेंट्रल एजेंसीज जिस तरीके से एक्टिव है, मैं देख रहा था कि आज अभी मैं यहाँ आ रहा था आपके प्रोग्राम के लिए, उसमें रास्ते में मैंने देखा कि भवानीपुर के जो पुलिस ऑफिसर है भवानीपुर थाने, कालीघाट थाने में, उनको चेंज किया गया है। 2 दिन बाद इलेक्शन है, आज चेंज हो रहा है। और हमने देखा है पिछले 1 महीने में कितने 100 ऑफिसर्स एंड दूसरे मतलब पुलिस में या दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को जो चेंज किया गया है। तो ये स्ट्रिक्टली मतलब ये 2 दिन पहले तक ये चीज़ें हो रही हैं। और वहाँ भवानीपुर मतलब चीफ मिनिस्टर की कंस्टिट्यूएंसी है, और वहाँ पे एसआईआर डिलीशन और ये जो कुछ लाख वोटर ऐड हुए हैं, ये सबको मिलाकर मुझे लगता है कि अगर कंसर्टेड वे में एक सिस्टमेटिक अगर वोटिंग समझदारी से हर कोई, सिर्फ मुसलमान की मैं बात नहीं कर रहा, हर कोई ये जो स्पेशली कलकत्ता जो एरिया है वहाँ पे बहुत कम ही सीट है, मटिया बुरुज तो एक तरह से कलकत्ता के बाहर ही है एक तरह से, लेकिन जो मेन कोलकाता की सीट है या और भी दूसरे सीट है, मुस्लिम एकदम ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी की सीट कम है, स्पेशली कोलकाता और आसपास में 20%, 25%, 26%, 27%, 16%, 15%, इस तरह से आपको दिखेगा कि मुस्लिम सीट है। तो मैक्सिमम सीटों पे सिर्फ मुस्लिम के वोट से भी कोई टीएमसी नहीं जीतेगी, तो ये भी ध्यान रखना ना पहले जीती है, तो सब कोई वोट करते हैं इसलिए। और इस बार भी वो सिस्टमेटिक अगर एक कंसर्टेड वोट अगर अच्छे से नहीं होती है तो वो वोट डिवीजन का फ़ायदा सीधा मुझे लगता है कि बीजेपी को। जी चलिए, मैं इस बात से ख़त्म करना चाहूँगा कि जो अभी के बंगाल के हालात हैं उसमें एक बात तो तय है कि अगर जो भी हुकूमत नहीं आएगी, इसका मतलब ये होगा कि वो
आम लोगों के वोट पे तो पूरी तरीके से नहीं आ रही है। जिस तरीके आप बता रहे हैं, आज भी रेड हो रही है, आज भी ऑफिस मतलब ये बदले जा रहे हैं, ऑफिसर्स बदले जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं। और दूसरी तरफ ये भी मैसेज है कि आम लोगों में अभी भी उस तरह का सपोर्ट नहीं मिला है जो यहाँ हुकूमत करना चाह रहे हैं, तभी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। अगर आप पहले से मुतमईन रहते हैं तो शायद एजेंसियों का या इस तरह के 11th आवर में कोई एक्ट करने की ज़रूरत नहीं। देखिए, बीजेपी की डिस्पिरेशन का मैं बस एक छोटा सा एग्जांपल दे के बात को ख़त्म करूंगा कि पहले फेज़ के इलेक्शन के बाद उन्होंने जो उनके जो आईटी चीफ हैं अमित मालविया, उन्होंने 2 वीडियो उन्होंने भी शेयर किया और मतलब बीजेपी की पूरी जो इकोसिस्टम है सोशल मीडिया पे सबने उसको शेयर करके वायरल करने की कोशिश करी। एक था अनुब्रतो मंडल जो टीएमसी के बहुत सीनियर लीडर हैं, उनका वीडियो, और दूसरा है बायरन विश्वास का वीडियो। तो इन दोनों के वीडियो में बायरन विश्वास दोनों वीडियो को इस तरीके से ट्वीक करके एडिट करके क्लिप शेयर की गई है कि जैसे ये लग रहा है कि वो दोनों एक तरह से हार मानने हैं। बायरन विश्वास का खासकर मैं बोलूँ, जो अमित मालवीय ने खुद वीडियो शेयर किया था, जहाँ पे वो कुछ सीटों के नाम ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से वो एक तरह से सेंट्रल एजेंसीज को ब्लेम करके और जिस तरह से वोटिंग उसको कह के वो एग्जाम्पल दे के ये कह रहे हैं कि अगर ऐसे होगा तो फिर इलेक्शन का क्या मतलब, ये भी हार जाएंगे, ये सीट भी हार जाएंगे, ये सीट भी हार जाएंगे, शमशेरगंज भी, और दूसरे सीटों की बात करके वो और उस पहले वाले पार्ट को हटाकर जिस तरीके से अमित मालवीय ने ये वीडियो शेयर किया, वो मेरे नज़र में एक उनका डेस्परेशन दिखाता है। वो अपने लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहते, सेकेंड जो टीएमसी का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, जो सेकेंड फेज में इलेक्शन होगा साउथ बंगाल, वो लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम तो जीत रहे हैं इसलिए हमारे लिए वोट करो जी। ये एक वेव बनाने की कोशिश, जिसमें वो क्योंकि इस तरह के फेक वीडियो शेयर कर रहे हैं, वो ट्वीट करके मिस इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मेरे लिए है कि वो डेस्परेट है। और उस डिस्प्रेशन का है कि होम मिनिस्टर यहाँ इतने दिनों से हैं, प्राइम मिनिस्टर किस तरीके से यहाँ पे हैं, डिफेंस मिनिस्टर, इतने सारे चीफ मिनिस्टर्स हैं, ये उनका डिस्पिरेशन ही है, जिसको मैं बोलूँगा कि वो ऑल आउट होकर इस इलेक्शन को किसी भी तरीके से, जो हम कहते हैं हिंदी या संस्कृत में साम दंड भेद, सब कुछ यूज़ करके वो इस इलेक्शन को जीतना चाहते हैं, पावर में आना चाहते हैं। और उन्हें ये मालूम है कि उन्हें मेजॉरिटी ऑफ सपोर्ट अभी भी शायद नहीं है, इसीलिए वो सेंट्रल एजेंसीज के हेल्प से आना चाहते हैं। तो ये लोगों को समझने की ज़रूरत है और इसको जहाँ तक पॉसिबल हो सके उसको रोक सके तो रोकने की भी ज़रूरत है। जी, इसी वीडियो की बात आई तो तुरंत मैं आधे मिनट में एक बात बता दूं। अभी से 10 दिनों पहले ममता बनर्जी का एक स्पीच था जिसमें वो सभी लोगों को, अलग अलग धर्म के लोगों को गुड बाय, खुदा हाफिज़, और ये बोल रही है कि अगर ये रहा तो हम फिर आएंगे। उसे भी बीजेपी के लोगों ने अपने तरफ से फैलाने की कोशिश की कि शायद ममता बनर्जी जा रही है, बोला अगर टीएमसी रहा तो फिर मिलेंगे, तो उसको इस तरीके से लोगों ने ये जज किया है। ये तो हम कहते ही अगर जिंदगी रही तो इंशाल्लाह हयात रही तो फिर मिलेंगे। तो उन्होंने उस तरीके से उसको बोला, लेकिन उसको इस तरह से रीड करने की लोगों ने कोशिश करी है कि वो हार मान नहीं है। जी, तो ये जो इलेक्शन की साइकोलॉजी समझने वाले लोग हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं, वो भी इन सारे चीज़ों पे कभी अपना ये नहीं बनाते हैं, डिसीज़न नहीं लेते हैं। लेकिन जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है जो यहाँ पे चुनाव लड़ रही है, वो इन्हीं सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट है। ये अनफॉर्चुनेट बात है डेमोक्रेसी की। उम्मीद करते हैं कि इस छोटे से शो से हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ समझने का मौका मिलेगा। रियाज साहब का शुक्रिया हमारे साथ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।